पंडित जी के जिद करने पर आखिरकार सुनीता ने अपने गले का सुरक्षा धागा निकालकर अपनी सास को दे ही दिया। ये देखकर पंडित जी के अंदर की मालती मुस्कुरा रही थी। पूनम दौड़कर बाहर चंद्रकला की तरफ भागी। जब पूनम घर की दीवार के पीछे पहुंची तो देखा कि चंद्रकला जो सामग्री तैयार कर रही थी वो सामग्री वहां पड़ी तो थी, लेकिन चंद्रकला वहां पर नहीं थी। पूनम ये देखकर बहुत परेशान हो गई कि आखिर चंद्रकला गई कहाँ। पूनम ने चंद्रकला को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते हुए वो बाहर के कमरे में भी गई, लेकिन चंद्रकला वहां पर भी नहीं थी। इधर पूनम चंद्रकला को ढूंढ रही थी, उधर चंद्रकला नीति को चुप करा रही थी और बार बार पूछ रही थी कि बताओ बेटा, बताओ तो सही, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। आखिरकार नीति ने रोते हुए जवाब दिया, माँ, छाया और पूजा के अलावा कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। सब कहते हैं कि तू एक रुदाली की बेटी है, हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। चंद्रकला को ये सुनकर बुरा लगा, पर अपनी भावना को उजागर ना करते हुए उसने नीति को समझाते हुए कहा, हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, तुम छाया और पूजा के साथ अलग से खेलो, बाकी लोग अपना अलग खेलेंगे। इस पर नीति ने फिर से रोते हुए कहा, नहीं ना माँ, बाकी सब लोग इन दोनों को भी मेरे साथ खेलने से मना कर रहे हैं। चंद्रकला नीति की बातें सुन रही थी, मगर साथ ही उसका ध्यान अपनी सामग्री तैयार करने पर भी था। वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मालती ने किसी के अंदर प्रवेश करके सुनीता पर हमला कर दिया तो सिर्फ ये सामग्री ही था जो उसे बाहर निकाल सकता था। उधर मालती ने सुरक्षा धागा निकलवा कर अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया था। अब उसने पास पड़ी हवन सामग्री से अपनी मुट्ठी भरी। उस मुट्ठी को भींचते हुए एक मंत्र फूका और पूरी ताकत के साथ अग्नि में डाल दिया। जैसे ही वो सामग्री अग्नि कुंड में पहुंची, वैसे ही धुएं का एक बवंडर उठा और पूरे घर में धुआं ही धुआं छा गया। पूरे घर में धुएं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धुएं की वजह से लोगों के खांसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। बाहर चंद्रकला नीति को समझा रही थी कि तभी उसे घर के अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखा। चंद्रकला ये देखकर डर गई और मन ही मन बोली, हे भगवान, ये इतना सारा धुआं, कहीं मालती किसी के अंदर प्रवेश तो नहीं कर गई। अब चाहे जो भी अपशगुन हो, मुझे अंदर जाना ही होगा। चंद्रकला ने नीति को वहीं पर रहने के लिए कहा और खुद दौड़कर अंदर की तरफ भागी। अंदर जैसे ही धुआं थोड़ा कम हुआ, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबने देखा कि सुनीता जमीन पर पड़ी हुई थी और पंडित जी घुटनों के बल उसके ऊपर बैठे सुनीता का गला दबा रहे थे। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर गए। पास खड़े कुछ लोग सुनीता और पंडित जी से दूर हटने लगे। राधे श्याम जी ने जोर से चिल्लाकर कहा, पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमारी बहू को। पर पंडित जी ने एक ना सुनी और सुनीता का गला दबाना जारी रखा। सुनीता का पति सुरेश ये देख नहीं पाया और वो दौड़कर पंडित जी के चंगुल से सुनीता को छुड़ाने गया। जैसे ही सुरेश ने पंडित जी का हाथ पकड़ा, पंडित जी ने अपने बाएं हाथ से ही सुरेश को इतनी जोर से धक्का दिया कि सुरेश उड़ता हुआ दीवार से जा टकराया। टकराते ही सुरेश के सर से खून बहने लगा और वो बेहोश हो गया। ये देखकर वहां खड़े सब लोगों की चीख निकल गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पंडित जी की आंखें और नाखून बड़े होने लगे। ये देख उपस्थित सभी जन समझ गए कि पंडित जी के अंदर कोई न कोई काला साया है। वहां खड़ी यामिनी भी बहुत ज्यादा डर गई। उसे अंदेशा हो चुका था कि पंडित जी के अंदर मालती का ही साया है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अभी चंद्रकला दौड़ते हुए आएगी और मालती को पंडित जी के अंदर से निकालकर फिर सबकी नजरों में महान बन जाएगी। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। मुझे चंद्रकला को अंदर आने से रोकना होगा। ये सोचकर यामिनी सबकी नजरों से छुपकर बाहर की तरफ भागी। यहाँ पंडित जी के नाखून लगने की वजह से
सुनीता के गले से अब खून निकलने लगा था। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा था। फिर भी पंडित को अपने से अलग करने के लिए वो पूरा जोर लगा रही थी। ये सब देखकर सुनीता की सास हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। भगवान के लिए हमारी बहू को छोड़ दो, इसने क्या बिगाड़ा है किसी का। राधे श्याम जी भी रोते हुए विनती करने लगे। हाँ, आप चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बहू को छोड़ दो, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। तभी सुनीता की सास ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे कोई जाओ और चंद्रकला को बुला कर लाओ। चंद्रकला का नाम सुनते ही मालती गुस्से से आग बबूला हो गई। वो और जोर से सुनीता का गला दबाने लगी। सुनीता की सांस उखड़ने लगी। चारों तरफ खून ही खून था। उधर चंद्रकला आंगन के दरवाजे में दाखिल होने ही वाली थी कि यामिनी ने उसका रास्ता रोक लिया और कहने लगी, कहाँ जा रही हो चंद्रकला? चंद्रकला ने यामिनी को हटाते हुए कहा, मालकिन हटिए मेरे रास्ते से। लेकिन यामिनी नहीं हटी और कहने लगी, नहीं चंद्रकला, तुम अंदर नहीं जा सकती। चंद्रकला ने चिढ़ते हुए कहा, मालकिन अंदर सुनीता की जान को खतरा है, भगवान के लिए मेरे रास्ते से हट जाइए। यामिनी ने उसे फिर से रोकते हुए जोर से कहा, नहीं, एक रुदाली गोद भराई में नहीं जा सकती, अब शकुन होगा। चंद्रकला ने अपना सर पीटते हुए कहा, मालकिन किसी की जान जाने से बढ़कर क्या अब शकुन होगा, हटिए आप। कहकर चंद्रकला ने यामिनी को जोर से धक्का दिया। यामिनी लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बची। चंद्रकला यामिनी को धक्का देकर अंदर चली गई। इस बात पर यामिनी को बहुत गुस्सा आया, पर वो कुछ कर नहीं पाने का मलाल लिए चंद्रकला के पीछे पीछे अंदर चली गई। जैसे ही चंद्रकला अंदर पहुंची, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। सब डर के मारे कोनों में दुबक कर बैठे थे। सुरेश के सर से खून बह रहा था और वो दीवार के पास बेहोश पड़ा था। इन सब से बेखबर पंडित जी सुनीता का गला दबा रहे थे। उनके नाखूनों से सुनीता का खून बहुत ज्यादा बह चुका था। सुनीता आखिरी सांसें ले रही थी। चंद्रकला ये सब देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, छोड़ दो उसे, छोड़ दो सुनीता को, उससे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। बोलते हुए चंद्रकला पंडित जी के पीछे आकर खड़ी हो गई। चंद्रकला की आवाज सुनते ही पंडित जी की गर्दन पीछे मुड़ने लगी। पंडित जी का शरीर वैसे का वैसा ही था, पर गर्दन पूरी तरह चंद्रकला की तरफ मुड़ गई थी। पंडित जी ने अपनी डरावनी आवाज में चंद्रकला से कहा, यहाँ खड़े सब लोगों से दुश्मनी है मेरी, मायापुर के हर शख्स से दुश्मनी है मेरी, लेकिन आज मेरा शिकार सिर्फ सुनीता है। चंद्रकला, अगर तुम मेरे शिकार के बीच में आई तो मैं यहाँ लाशों के ढेर लगा दूंगी, और तुम्हें पता है मैं ऐसा कर सकती हूँ। अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। चंद्रकला ने फिर से मालती को रोकते हुए कहा, दूर हट जाओ सुनीता से, अगर अभी भी नहीं हटी तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगी। ये सुनते ही मालती जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकती चंद्रकला, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा कर सकती तो तुम मुझसे बातें करने में समय नहीं गंवा रही होती। चंद्रकला भी जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ काले साए को वहां से भगा सकती है, ना कि उसे भस्म कर सकती है। लेकिन भगाने के लिए भी उसे वो सामग्री चाहिए थी जो उसने बाहर घर की दीवार के पास छोड़ दी थी। फिर वो पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई थी। ऐसे में जो भी करना था चंद्रकला को जल्द से जल्द करना था। अब वो सामग्री लाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा था। ये ख्याल आते ही चंद्रकला बाहर की तरफ भागी। चंद्रकला को बाहर की तरफ दौड़ते देख मालती भी समझ गई कि चंद्रकला उसे भगाने का कुछ न कुछ उपाय करने गई है, तो उसे भी जो करना है जल्दी ही करना होगा। तभी एक झटके में पंडित जी की गर्दन वापस सीधी हो गई। उन्होंने इतना जोर लगाया कि पलक झपकते सुनीता ने वहीं पर दम तोड़ दिया।
ये देखकर सुनीता की सास की चीख निकल गई और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहू। सुनीता की सास और राधे श्याम जी गला फाड़ फाड़ के रोने लगे। माँ की चीख सुनकर सुरेश की भी हल्की हल्की आंखें खुली। उसे सब धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उसके सामने उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी, जिसके शरीर से और मुंह से खून निकल रहा था। ये देख सुरेश भी रोने लगा। उधर जब चंद्रकला घर के पीछे की दीवार के पास पहुंची तो देखा कि लोगों की अफरा तफरी में सारी सामग्री गिर चुकी थी और मिट्टी में मिल चुकी थी। चंद्रकला ने पहले तो अपना सर पकड़ लिया, फिर देर न करते हुए उसने मिट्टी को छानते हुए उस सामग्री से मुट्ठी भरनी शुरू कर दी। पर चंद्रकला कहाँ जानती थी कि अब इस सामग्री का कोई मतलब नहीं रह गया था। मालती सुनीता को मार चुकी थी। एक तरफ चंद्रकला रेत से छानकर सामग्री से मुट्ठी भर रही थी और दूसरी तरफ मालती अपने किए बेहोश हो रही थी। पंडित जी के रूप में मालती ने सुनीता का गला छोड़ा और अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने लेके आए। हंसते हंसते अपने हाथों को देखने लगे जो खून से लथपथ थे। देखते ही देखते पंडित जी के नाखून अब किसी जंगली जानवर से भी बड़े होने लगे। ये देखकर वहां मौजूद लोग शशांकित खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये काला साया अब और क्या करने वाला है। पंडित जी की नजरें अब सुनीता के पेट की तरफ गई और पेट को देखकर मुस्कुराने लगे। अब वो धीरे धीरे अपने हाथों को सुनीता के पेट की तरफ लेके गए। सब लोग डरते हुए झुकी नजरों से देखने लगे कि आखिर ये करने क्या वाले हैं। पंडित जी के नाखून अब धीरे धीरे सुनीता के पेट के अंदर जाने लगे। देखते ही देखते पंडित जी के नाखून उंगलियों सहित सुनीता के पेट में चले गए। फिर एक चीख के साथ सुनीता के पेट को चीरकर उसके 2 हिस्से कर दिए। खून के छींटे पंडित जी और वहां खड़े कुछ लोगों के चेहरे पर पड़े। ये विभत्स दृश्य देखकर सबकी चीखें निकल गई। सब वहां से भागना चाहते थे, पर सुनीता की लाश और पंडित जी दरवाजे के बिल्कुल पास थे, जिससे किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने इनके बगल से निकलकर भागने की कोशिश की तो उनकी भी हालत सुनीता जैसी होगी। इस डर से सब वहीं पर दुबक कर बैठे हुए थे। तभी चंद्रकला दौड़कर वहां पहुंची। उसके हाथ की मुट्ठी में सामग्री थी, लेकिन सुनीता की 2 हिस्से में बटी लाश देखकर चंद्रकला के होश उड़ गए। उसके पैर कांपने लगे। फिर भी अपने डर पर काबू पाते हुए उसने मंत्रोच्चार किया और सामग्री मालती के ऊपर फेंक दिया। पर चंद्रकला और वहां मौजूद लोग सामग्री का पंडित पर कोई असर ना होता देख चौंक गए। हालांकि चंद्रकला को उस सामग्री से उम्मीद कम ही थी, क्योंकि सामग्री पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई थी और मिट्टी में भी मिल गई थी। फिर भी उसने कोशिश करना हार मानने से बेहतर समझा। लेकिन ये देखकर मालती जोर जोर से हंसने लगी और बिना पीछे मुड़े चंद्रकला से कहने लगी, कहा था ना मैंने कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सुनीता की ऐसी मौत देखकर चंद्रकला की भी हिम्मत टूटने लगी। इस समय खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उधर पंडित ने अपना दाहिना हाथ सुनीता के पेट में डालकर झटके से बाहर निकाला। उनके हाथ में एक आधे हाथ का छोटा सा प्यारा सा बच्चा था। शरीर पर चमड़ी की परत अभी तक नहीं बनी थी। पंडित जी ने अपने दाहिने हाथ से बच्चे को ऊपर उठाया और अपने चेहरे से कुछ ऊपर ले गए। फिर दूसरे हाथ से भी उसे पकड़ लिया। तभी सुनीता की सास की नजर उस बच्चे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वो एक लड़का था। उनके रुधे गले से सिर्फ इतना ही निकला, मेरा पोता, कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी ने अब उस बच्चे को दोनों हाथों से पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। ये भयावह दृश्य सबकी नजरों के लिए असहनीय हो गया।
कल्पना मात्र ही कर सबने अपनी आंखें बंद कर ली और साथ अपने बच्चों की आंखें बंद कर दी। कुछ को उल्टियां होने लगी। यामिनी ने भी ये देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। चंद्रकला घुटनों के बल वहीं जमीन पर निढाल गिर पड़ी। मालती उस बच्चे का खून पीने के बाद जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, छोड़ूंगी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। हंसते हंसते उसने पंडित जी का शरीर छोड़ दिया और वहां से चली गई। जैसे ही मालती ने पंडित का शरीर छोड़ा, पंडित जी वहीं जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ तो सब समझ गए कि काला साया जा चुका है। सुरेश रेंगते रेंगते सुनीता के पास गया और उसे बाहों में भरकर रोने लगा। सुनीता की सास ने भी अपने पोते को उठाया और उसे गले से लगा विलाप करने लगी। सब लोग अभी भी दुबक कर वहीं बैठे हुए थे, जैसे सब ये देखकर जड़ हो गए हों। किसी में खड़े होने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। तभी राधे श्याम जी की नजर चंद्रकला पर पड़ी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठी हुई थी। राधे श्याम जी गुस्से से भरे हुए थे। वो धीरे धीरे उठे और चंद्रकला के पास गए। चंद्रकला ने राधे श्याम जी को अपने पास पाकर अपनी गर्दन ऊपर उठाई और राधे श्याम जी ने एक जोर का चाटा चंद्रकला को मारा, जिससे चंद्रकला जमीन पर गिर पड़ी। आखिर राधे श्याम जी ने चंद्रकला को चाटा क्यों मारा और कौन होगा अब मालती का अगला शिकार?